वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे एक बैंक एक पोस्ट ऑफिस से डिफ़र करता है और एक बैंक एक्चुअली में होता क्या है। इस वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे कि पूरे बैंकिंग सेक्टर का इंडिया में इवोल्यूशन कैसे हुआ। हम सबको पता है कि सबसे पहले इंडिया में आई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया आई तो इन लोगों का मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो था दैट दे केम टू इंडिया ट्रेडर्स। इनका मेन काम था ये इंडिया में आए। इन्होंने देखा कि इंडिया के पास बहुत सस्ता में यहाँ पे सामान मिलता है। इन्होंने सोचा क्यों ना इंडिया के ये जो सस्ते में जो सामान यहाँ से मिलता है इसे वे अपने देश में ले जाकर उसे बेचेंगे और इससे जो प्रॉफिट होगा उसे वो ज़्यादा दाम पर बेच करके प्रॉफिट कमाएंगे। तो इसीलिए हमें सब पता है कि जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई सो दे केम एज द ट्रेडर्स और ट्रेडिंग से उन्होंने रियलाइज़ किया कि इंडिया में बहुत सारे सस्ते सामान है, ये सस्ते सामान को उठाओ और उसे हाई कॉस्ट में जा करके ब्रिटेन में बेचना है। तो उन्होंने जब ट्रेडिंग शुरू की तब उन्हें प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें इंडियन मार्केट में जा करके उन्हें लोकल ट्रेडर्स को खोजना था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि क्यों ना ये काम को डाइवर्सिफाई करने के लिए और ये काम को इजीली करने के लिए कुछ एजेंट रख लिया जाए। तब इन्होंने क्या किया कि इधर है आपके पास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अपने काम को सिंप्लीफाई करने के लिए लोकल मार्केट से जा करके सामान खरीदने के लिए और इसको कलेक्ट करने के लिए ये सारा काम उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक इंटरमीडियरी को रख ले जो उनके बिहाफ में ये सारा काम करेगा। क्योंकि देखो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि भाई मेरे को इंडिया का सस्ता सामान खरीदना है। जैसे मैंने यहाँ बताया कि मैंने जो सस्ते रेट में सामान खरीदना है इंडिया से और इस सामान को उठाकर मुझे अपने देश में लेकर के जाना है और उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट पे बेच देना है। अब इस चीज़ को करने के लिए अब इंडिया में आकर के मार्केट खोजना, इंडिया में जाकर के सामान कलेक्ट करना, ये कौन करेगा। तो उसके लिए उन्होंने बीच में कुछ इंटरमीडियरी रखने का सोचा जिसको उन्होंने नाम दिया एजेंट हाउसेस। सी आप बोलेंगे कि हम लोग तो डिस्कस कर रहे हैं द बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया और हम देख रहे हैं इवोल्यूशन कैसे हुआ बैंकिंग सेक्टर का, तो फिर ये एजेंट से क्या मतलब है। ये एजेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से हम देखेंगे कि किस तरीके से ये जो काम है कि बैंक एक तरफ से पैसे को डिपॉजिट लेगा फिर उसी को लेंड करेगा, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो ये एजेंट हाउसेस बनाए गए। अब ये एजेंट हाउसेस क्या करते थे, तो मैंने पहले ये डायग्राम आपको एक्सप्लेन किया जिसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि सारा काम मैं खुद से नहीं कर सकता हूँ, आई नीड अ एजेंट जो भाई लोकल मर्चेंट के पास जाएगा और ये लोकल मर्चेंट से जा करके एजेंट हाउसेस का काम होगा कि ये लोकल मर्चेंट से जा करके सामान को खरीदेगा और उसको स्टॉक करके रखेगा। अब ये लोकल मर्चेंट का काम था कि जो बाकी जो गांव वाले हैं, अब ये सारे कौन है, ये सारे गांव वाले हैं। अब ये सारे गांव वालों से ये सामान खरीदता, ये लोकल मर्चेंट सामान खरीदेगा। सपोज हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कॉटन। तो ये लोकल मर्चेंट का काम था कि भाई आप जाएंगे गांव वाले से, सपोज इसका नाम है मिस्टर राम, ये है मिस्टर श्याम। तो मिस्टर राम से मिस्टर श्याम से आप जा करके कॉटन खरीद के ये लोकल मर्चेंट जो था वो अपने पास रखता और फिर ये लोकल मर्चेंट जा करके ये एजेंट हाउसेस को बेचता और एजेंट हाउस ये सेम कॉटन को जा करके वो क्या करेगा, ब्रिटिश की जो फैक्ट्रीज है वहाँ पे जा करके रखेगा। अब देखो ब्रिटिशर्स का काम कितना आसान हो गया। अब सिंपली उन्हें क्या करना है, अपने फैक्ट्री से सामान उठाना है और इसको जा करके ब्रिटेन में प्रॉफिट पे जाकर के बेच देना है। काम उनका हो गया सिंपल। तो इस तरीके से बीच में ये इंटरमीडियरी बना दिया गया एजेंट हाउसेस को। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, सबसे पहला जो प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम शुरू हुआ क्योंकि अब ये लोकल जो मर्चेंट हैं, अब इन्होंने बोला कि हम गांव वालों के पास जाते हैं, लेकिन गांव वालों को क्या है कि उन लोग पैसा मांगते, भाई अगर मैं कॉटन, अगर ये मिस्टर राम कॉटन बेच रहा है तो इसको तो उसके बदले क्या चाहिए, पैसे। तो ये पैसे हम कहाँ से ला करके देंगे, हमारे पास भी पैसे नहीं है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये हो गया कि लोकल मर्चेंट ने बोला कि भाई कुछ पैसे दो तभी हम लोग जा करके ये गांव वालों से सामान ले सकते हैं। तो ये इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया, दैट वाज मनी डेफिसिट हो गया, ये लोग मनी का शॉर्टेज हो गया, अब इनको चाहिए था पैसा। ठीक है, तो ये गए किसके पास, एजेंट हाउसेस के पास। अब देखो एजेंट हाउसेस ने बोला ठीक है लोकल मर्चेंट्स को कि ठीक है तुम लोग, क्योंकि गांव वालों से जा कर के सामान खरीदना है और इनको चाहिए पैसा देना पड़ता है रिटर्न में, तुम एक काम करो मेरे से तुम शॉर्ट टर्म लोन ले लो। मतलब सपोज अगर, लेकिन हाँ अब एजेंट हाउसेस भी फ्री में तो लोन दे नहीं रहा था, वो भी इंटरेस्ट चार्ज करता था। तो बोला ठीक है 100 रुपये मैं तुम्हें दे रहा हूँ, 100 रुपये तुम जा करके गाँव वालों को दे करके सामान खरीद लेना, लेकिन जब तुम मुझे रिटर्न करोगे तब ये मुझे 102 रुपये करके रिटर्न करना। तो इस तरीके से एजेंट हाउस बीच में आ गया लोकल मर्चेंट्स को मदद करने के लिए, पहला काम। अब भाई एजेंट हाउस भी बार बार 100 रुपये ला के कहाँ से देगा, इसको भी पैसे चाहिए। तो दूसरा प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होता है, द सेकेंड प्रॉब्लम। अब सेकेंड प्रॉब्लम ये था कि अब एजेंट हाउस पैसे कहाँ से लाएगा।
तो एजेंट हाउस ने बोला पब्लिक को कि आप लोग आकर के मुझे पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंड प्रॉब्लम ये था कि भाई अब एजेंट हाउसेस जो हैं इनके पास भी पैसे की शॉर्टेज होने लगी। इसका सॉल्यूशन ये निकाला गया कि इन्होंने पब्लिक डिपॉजिट शुरू किया कि लोग आकर के पैसे को डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये है आपके पब्लिक, ये पब्लिक जाएंगे और यहाँ पे एक पब्लिक डिपॉजिट लोग करना शुरू कर दिए। सेम चीज़ होगा, इन्होंने पैसे जाके एजेंट हाउसेस को दिए और एजेंट हाउस ने बोला ठीक है, इन डिपॉजिट्स पे इन रिटर्न आई विल ऑल्सो पे यू द इंटरेस्ट। तो इस तरीके से ये जो सिस्टम था कि भाई अब एक तरफ हम लोग डिपॉजिट ले रहे हैं एंड द सेकेंड यू कैन सी दैट द सेकेंड पार्ट ऑफ इट इज़ कि एक तरफ डिपॉजिट लेना है, दूसरी तरफ इसको लोन्स के फॉर्म में बांटना है। यहाँ से ये एजेंट हाउसेस का काम शुरू हुआ। यानी कि हम देख सकते हैं कि सबसे पहले वी हैव कि इसीलिए मैंने हिस्ट्री में सबसे पहले आपको यही एक्सप्लेन किया है दैट हुआ दीज एजेंट हाउसेस। और ये एजेंट हाउसेस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंसी बैंक्स। अब ये क्या हुआ, एजेंट हाउसेस बड़ा ग्रो कर रहे हैं, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो जा रहे हैं, पैसे के लेन देन करते करते ये अब हो जा रहे हैं स्ट्रांग। अब इनको कौन देख रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट देख रही है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये चीज़ पसंद नहीं आ रहा है कि भाई एजेंट हाउसेस जो मेरे लिए काम करता था वो अब इतना अमीर कैसे होते जा रहा है। तब इन्होंने एक ऑप्शन निकाला एंड दे सेड कि ठीक है, जो काम एजेंट हाउसेस कर रही हैं बाई नॉट वो काम हम खुद कर ले। यहाँ से शुरुआत होता है प्रेसिडेंसी बैंक्स की। हम लोगों को पता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पास 3 प्रेसिडेंसीज थी। अब ये 3 प्रेसिडेंसीज में उन्होंने बोला कि हम लोग अपना बैंक बनाएंगे और यही जो 3 प्रेसिडेंसीज थी जिसमें सबसे पहले बनाया गया कैलकाटा में 1806 में, सेकेंड में बनाया गया मद्रास 1840 और बॉम्बे में अपना प्रेसिडेंसी बैंक बनाया गया इन द ईयर 1843। यानी कि फ्रॉम ईयर यू कैन अंडरस्टैंड कि ये यहाँ जो सबसे पहला इम्पेरियल बैंक बनाया गया प्रेसिडेंसी बैंक बनाया गया दैट वाज इन कैलकाटा इन 1806। अब आगे प्रेसिडेंसी बैंक्स की फॉर्मेशन हो गई। नाउ द थिंग इज कि एक तरफ ये प्रेसिडेंसी बैंक्स भी काम कर रही हैं एंड ऑन द सेकेंड हैंड यू हैव दीज जो एजेंट हाउसेज हैं वो भी काम कर रहे हैं। तो अब ये प्रेसिडेंसी बैंक्स में और जो एजेंट हाउसेज हैं इनमें कंपटीशन होना चाहिए, एजेंट हाउसेज में कंपटीशन होगा। तो रिज़ल्ट ये हुआ कि बहुत सारे जो एजेंट हाउसेज थे वो बंद हो गए, पहला चीज़। दूसरे जो कुछ एजेंट हाउसेज थे ऑलमोस्ट 400 होंगे इन नंबर, ये प्रेसिडेंसी बैंक के ब्रांचेस के तौर पे काम करना शुरू कर दिया इन्होंने। यानी कि कुछ एजेंट हाउसेस बंद हो गए और कुछ जो थे वो प्रेसिडेंसी बैंक्स के ब्रांचेस बन के काम करने लगे। यानी कि प्रेसिडेंसी बैंक्स जो थे वो बहुत बड़े बैंक्स बनने लगे। और प्रेसिडेंसी बैंक्स का जो रीज़न था इनके फॉर्मेशन का, अगेन आई टोल्ड यू मेजर रीज़न जो था दैट वाज द एजेंट हाउसेस। एजेंट हाउसेस को जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि भाई ये स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, यहाँ से इनके पास आइडिया आया कि हम अपने प्रेसिडेंसी में खुद से प्रेसिडेंशियल बैंक्स बनाते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रेसिडेंशियल बैंक बना कैलकाटा में इन द ईयर 1806, फिर बना मद्रास में 1840 में और फिर बना द बैंक ऑफ बॉम्बे इन द ईयर 1843। यहाँ तक हमने एक टॉपिक डिस्कस कर लिया, इज द राइज ऑफ प्रेसिडेंसी बैंक्स कैसे बने। अब मैं थोड़ा सा यहाँ से एक बैकग्राउंड बिल्ड करती हूँ कि कैसे बैंक्स का इवोल्यूशन हुआ। मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंसी बैंक्स का फॉर्मेशन हुआ। सबसे पहला प्रेसिडेंसी बैंक बना 1806 में कैलकाटा में, सेकेंड बना है 1840 विच वॉज इन मद्रास, और तीसरा प्रेसिडेंसी बैंक बना बॉम्बे में 1843 में। यू रिमेंबर टिल यू। अब ऐसा तो नहीं था कि 1806 के पहले क्या था। 1806 के पहले भी हमारे पास ईस्ट इंडिया कंपनी है और ईस्ट इंडिया कंपनी ने 2 बैंक्स बना करके रखे थे। एक था मद्रास बैंक 1683 में और एक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो बना 1770 में। फ्रॉम यर वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, यानी कि जो सबसे पहले जो हमने एक स्टेटमेंट बना था कि बैंकिंग सेक्टर का इवोल्यूशन ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ होता है इंडिया में, यानी कि दिस स्टेटमेंट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रेसिडेंसी बैंक्स बनाया, उससे पहले भी 2 बैंक्स ऑलरेडी रन कर रहा था। सबसे पहला बैंक था मद्रास में विच वॉज द मद्रास बैंक इन द ईयर 1683 में। आगे चल के ये मद्रास बैंक क्या होगा, ये जो हमारा बैंक प्रेसिडेंसी बैंक बनाया गया था इसके साथ मर्ज हो जाएगा।
सेकेंड जो बैंक जो चल रहा था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770। ये टाइमलाइन याद करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने पूरा एक टाइम फ्रेम बना दिया। सबसे पहला बैंक था 1683 में मद्रास बैंक, फिर बना 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और बैंक ऑफ हिंदुस्तान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उस समय ये एकमात्र ऐसा बैंक था जो कि नोट को इशू कर सकता था, इसीलिए वो उस समय का एक सबसे इम्पोर्टेंट बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, क्योंकि एकमात्र बैंक होगा जो पेपर करेंसी इशू कर सकता था। उसके बाद क्या हुआ कि 3 हमारे प्रेसिडेंसी बैंक्स बने, जिसमें है बैंक ऑफ कैलकटा, फिर बना मद्रास और फिर बना हमारा बॉम्बे का प्रेसिडेंसी बैंक्स। 1843 आ गया। हम सबको पता है 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म होगा एंड वी विल हैव कि क्राउन का रूल का शुरुआत होगा। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें भी यू विल कम अक्रॉस दिस टॉपिक, जिसमें ये है कि 1858 में आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 वी हैव कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल यहाँ पे ख़त्म किया गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी के जगह पे पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को ब्रिटिश क्राउन ने अब टेक ओवर कर लिया था। ये हो गया था इन द ईयर 1858। अब हम यहाँ से देखते हैं 1858 में क्राउन रूल आ चुका है और 1860 में इन्होंने जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट पास किया। नाउ व्हाट वाज दिस जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट? देखो ज़्यादा हमें समझना नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि अंडर दिस जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट हमने प्राइवेट कंपनीज को बोला कि अब आप आओ और आकर के बैंक बनाओ। और जब ये 1860 में जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट पास हुआ तभी जाकर के 3 इंपॉर्टेंट बैंक, बैंक ऑफ इलाहाबाद, अवध कमर्शियल बैंक और पंजाब नेशनल बैंक 1894 में बनाया गया। किस एक्ट के बाद ये बनाया गया? सो इट वाज द जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट ऑफ 1860, जिसमें हमने बोला प्राइवेट सेक्टर को भी कि आप आकर के बैंक बना सकते हैं। 1860 से यानी कि प्राइवेट बैंक्स का शुरुआत हो चुका था, प्राइवेट बैंक सब बन रहे। मीनवाइल क्या हुआ? वी हैव द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लोगों का कॉन्फिडेंस इतना कम था बैंकिंग सेक्टर में दैट पीपल नाउ दे स्टार्टेड विड्रॉइंग द मनी। अगर मैं हूँ और मैंने देखा कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा है तो मेरा जो पैसा होगा बैंक में, आई विल गो टू द बैंक और मैं बैंक को बोलूँगी कि भाई बहुत हो गया, मेरा पैसा भाई दे दो मेरे को। तो सेम चीज़ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में होने लगा, सभी लोग बैंक जाने लगे, अपने पैसे को विड्रॉ करने लगे। तो यहाँ पे एक सिनेरियो देखा गया कि भाई बैंक्स तो ऐसे फेल कर जाएंगे, क्योंकि बैंक ने क्या किया हुआ है, बैंक ने आपके डिपॉजिट को किसी और को लेंड किया हुआ है। अभी बैंक के पास सपोज 1000 रुपये ही हैं और 10,000 लोग आ जाएंगे कि मैंने सब कि हमने 100 रुपये दिए थे, मुझे 100 रुपये वापस चाहिए, तो बैंक कहाँ से पैसा लाएगा? बैंक ने तो ऑलरेडी वो मनी को लेंड कर दिया है, मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो बैंक्स का फेलियर होना शुरू हो गया। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था, बैंक्स का फेलियर देखा गया, तब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हमारे पास ऑप्शन यही है कि हमने जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स थी, यू रिमेंबर द 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स अभी मैंने बताया था, वो तीनों को मर्ज करके एक बैंक बना दिया गया विच वॉज द इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया। किस साल किया गया था? 1921। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टाइम फ्रेम कि 1921 में इम्पेरियल बैंक का फॉर्मेशन हुआ। कैसे बना? तो ये जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स थी उनको मर्ज करके इम्पेरियल बैंक बना दिया गया। ना उसी आफ्टर 1921 इम्पेरियल बैंक का फॉर्मेशन हो गया। 1929 में आया ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन के बाद गवर्नमेंट को फिर से लगा कि नहीं, अब वापस से ज़रूरत है टू स्ट्रेंथन अ बैंकिंग सेक्टर, और तब जाकर के 1934 में आरबीआई एक्ट वॉज पास, जिसके अंदर आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया था। और आरबीआई को जब बनाया गया था इट वॉज अ प्राइवेट बैंक, एक प्राइवेट बैंक था और ये एक बैंक की तरह काम करता था, लोगों के पैसे को डिपॉजिट्स के फॉर्म में लेना और फिर इसको लेंड करना, ये दोनों काम आरबीआई करता था, जो आज प्रेजेंटली आरबीआई एज अ सेंट्रल बैंक नहीं करता। वी विल डिस्कस आरबीआई ऑल्सो इन डिटेल। आरबीआई 1934 में आरबीआई एक्ट के अंदर बनाया गया, हेडक्वार्टर था कैलकाटा, और उस समय इसको 2 एक्स्ट्रा फंक्शंस दिया गया था। पहला था कि ये करेंसी नोट्स को प्रिंट करेगा, और मैंने बता दिया कि इट वाज स्टैब्लिश्ड इन द नेचर ऑफ अ प्राइवेट बैंक के तौर पे बनाया गया था। और उस समय जब आरबीआई का फॉर्मेशन हुआ तब भी आरबीआई को 2 एडिशनल फंक्शन दिया गया था। पहला था कि आप ही नोट को प्रिंट भी करेंगे, आप ही सारे बैंक्स को, बाकी जितने भी बैंक्स हों उसको देखेंगे, उस पर रेगुलेशन करना, कंट्रोल करना सारे बैंक्स को भी देखेंगे, और गवर्नमेंट को भी मदद करेंगे एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। तो ये फंक्शन आरबीआई को दिया गया था। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर कि जब बनाया गया था 1934 में आरबीआई को विद दिस आरबीआई एक्ट, देन आरबीआई वाज इन द नेचर ऑफ अ प्राइवेट बैंक में के फॉर्म में बनाया गया था। सो यहाँ से हमने एक बैकग्राउंड देखा हाउ द बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड, एंड उसके बाद इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक अप द फॉर्मेशन ऑफ आरबीआई।